बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी कैट यूनिट नंबर 3 सर्कुलर मोशन। इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बचपन अपना याद करते हैं। जो मोशन थी बच्चों, ये आप लोग देखते थे, ये 3 तरह की थी। एक मोशन थी, उसका नाम था ट्रांसलेटरी मोशन। क्या नाम था? ट्रांसलेटरी मोशन। एक आप मोशन की टाइप पढ़ते थे जिसको आप लोग नाम देते थे रोटेशनल मोशन का। इसका नाम देते थे रोटेशनल मोशन का। और तीसरी जो थी, इसको आप लोग नाम देते थे वाइब्रेशनल मोशन का या वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन जो थी, ये मज़ीद आगे से हमने डिवाइड की हुई थी 3 हिस्सों में। ट्रांसलेशनल मोशन लीनियर मोशन में भी आती थी, ट्रांसलेशनल मोशन में एंगुलर मोशन भी आती थी, और ट्रांसलेशनल मोशन में रैंडम मोशन भी आती थी। रैंडम मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन ही बोलते थे, लीनियर मोशन भी बोलते थे, और एंगुलर मोशन भी बोलते थे। एंगुलर मोशन का दूसरा नाम है सर्कुलर मोशन। क्या नाम है इसका? सर्कुलर मोशन। और हमने इस चैप्टर में अब इसी को डील करना है। रोटेशनल मोशन अगर आपको याद हो, इसका दूसरा नाम था, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पिनिंग मोशन। बच्चों इसको क्या बोलते थे? स्पिनिंग मोशन बोलते थे। वाइब्रेटरी मोशन का दूसरा नाम क्या था? ऑसिलेटरी मोशन भी इसको हम पढ़ते थे। ये हमारे एमडी कैट में आगे शामिल भी है, इसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ना भी है। तो इस वक्त जो हमारा ताल्लुक है वो बच्चों किससे है? एंगुलर मोशन से है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन है। अब ये एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन की अगर डेफिनेशन की मैं बात करूं तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग सर्कुलर पाथ। मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग कर्व्ड पाथ या सर्कुलर पाथ। मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग कर्व्ड पाथ, किसी भी बॉडी की कर्व्ड पाथ या सर्कुलर पाथ के अलोंग जो मोशन होती है उसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। इसकी एग्जांपल में हम कहते थे मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। कोई भी इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहा होता है तो उसकी मोशन सर्कुलर मोशन होती है। अगर ये पसंद नहीं आती तो हम यहां पर ये कहते हैं मोशन ऑफ द मून, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। ठीक है, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ऑल्सो सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में होता क्या था? अगर मैं यहां पर आपके सामने एक सर्कल बनाता हूं। अब इस सर्कल में बच्चों जरा गौर कीजिएगा, जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है, ये सर्कल का सेंटर होता है, ये सर्कल का सेंटर होता है। अच्छा, अब सर्कल के, और यहां पर सपोज करें ये एक पार्टिकल है पी जो कि इस सर्कल में, इस पाथ के अलोंग ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है। अब जैसे जैसे ये पार्टिकल पी सर्कल में मूव कर रहा है, देखें ये सर्कुलर पाथ में इसका सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस है इसको हम रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। अब जब पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी होती है वो हर पाथ पर इसके डायरेक्शन जो होती है वेलोसिटी की, वो टेंजेंट के अलोंग होती है। किसके अलोंग होती है? टेंजेंट के अलोंग होती है। यानी कि वेलोसिटी, अगर पार्टिकल अब इधर है, ठीक है, तो इस वक्त इसकी जो वेलोसिटी होगी वो किधर को होगी? उसकी डायरेक्शन इधर को होगी। यानी जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में बच्चों मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पर क्या हो रही होती है? वो चेंज हो रही होती है। हर पॉइंट पर क्या हो रही होती है? चेंज हो रही होती है। क्यों? क्योंकि ये देखें, यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर अगर पार्टिकल यहां पे है तो इसकी वेलोसिटी इधर है टेंजेंट के अलोंग। अगर पार्टिकल इधर है तो इसकी वेलोसिटी इधर टेंजेंट के अलोंग होगी। यानी कि पार्टिकल की वेलोसिटी, अगर आप देखें, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर में वेक्टर, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है क्योंकि ये टेंजेंट के अलोंग है। तो आप देख रहे हैं हर पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है। इसका मतलब जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो उसकी डायरेक्शन जो होती है वो हर पॉइंट पे लगातार चेंज हो रही होती है। अच्छा, और अगर मैं ये कहता यार ये सेंटर है O, ये पॉइंट है P, ठीक है, तो देखें, मैं मेरी बात सुनना जरा गौर से, ये जो सेंटर से जो डिस्टेंस है इसको मैं रेडियस को पोजीशन वेक्टर भी तो बोल सकता हूं। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी भी पार्टिकल की
लोकेशन को ज़ाहिर करता है ओरिजिन से, तो ये मैंने इसको पोजीशन वेक्टर बोल दिया। तो यहां पर मुझे क्या पता चला, यहां पर अब मुझे ये बात पता चली, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल। अच्छा, अब मैं कहता हूं सपोज करें कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है बेशक, तो मैं इसकी कुछ लाइंस लिखने लगा हूं, जरा लाइंस गौर से सुनिएगा। व्हेन अ पार्टिकल moves in a circle at a constant speed यानी कि उसकी स्पीड हर जगह पर एक जैसी रह रही है, ठीक है। यानी अगर मैं इस मोशन में यहां पर पॉइंट बनाता हूं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, एक ई पॉइंट बना देता हूं, तो ये तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो स्पीड है वो क्या रह रही है, यानी अगर 10 मीटर पर सेकंड है तो हर जगह पे ये 10 मीटर पर सेकंड रह रही है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। देन इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देन इट्स मोशन इज said to be यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम उस बॉडी की मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इस चैप्टर में मैं जहां पर भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का वर्ड लिखूंगा, मैं इसको यूसीएम लिखूंगा, आप समझ जाएंगे यूसीएम स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो जब भी कोई पार्टिकल बच्चों सर्कल में मूव करता है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो उसकी मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अच्छा, अब एक बात जरा यहां पर और सुन लें, जब ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होता है तो होता क्या है, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, हम ये कहते हैं वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट इज चेंजिंग, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट इज चेंजिंग ड्यू टू डायरेक्शन। किसकी वजह से, क्योंकि डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, तो लिहाजा वेलोसिटी हर पॉइंट पर क्या होगी, वो चेंज होती रहेगी सर्कुलर मोशन में। क्या ख्याल है। उसके बाद पोजीशन वेक्टर की जो डायरेक्शन है, आप देखें पोजीशन वेक्टर अभी इधर है, उसके बाद पोजीशन वेक्टर ए की तरफ होगा, फिर बी की तरफ, फिर सी की तरफ। इसका मतलब है कि पोजीशन वेक्टर ऑल्सो चेंजेस। क्या ख्याल, तो वेलोसिटी भी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, पोजीशन वेक्टर भी हर पॉइंट पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों से बच्चों ये कहता हूं कि फिर मुझे बताएं इस सर्कल में एंगल बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड पोजीशन वेक्टर, तो बच्चों ये कितना बनता है, इज ऑलवेज 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितने डिग्री का बन रहा है बच्चों, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। आप देख सकते हैं ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है आर और किसके दरमियान में, वी के दरमियान में। और जब दो चीजों के दरमियान में एंगल 90 डिग्री का होता है तो हम ये कहते हैं कि उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो जीरो के बराबर होता है। तो याद रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड पोजीशन वेक्टर अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ये भी आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं बच्चों आप लोगों को कहता हूं कि यार मेरे पास ना सर्कुलर मोशन में, देखिए मैं आपके सामने एक और सर्कल बनाता हूं, जरा गौर से देखना इसको। ये एक और सर्कल बनाते हैं। जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो एक एक्सेलरेशन होता है, एक फोर्स होती है जो हमेशा बॉडी को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल खींचती है। तो इसका मतलब है कि इस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन होता है, रेडियल एक्सेलरेशन, जिसको भी हम आगे जाके पढ़ेंगे भी, टेंजेंशियल अपना रेडियल एक्सेलरेशन इसको बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल। और एक एक्सेलरेशन इसका और होता है बच्चों, और उसकी डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट के अलोंग होती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसको बोलते हैं। लीनियर एक्सेलरेशन या इसको हम क्या नाम देते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये दो एक्सेलरेशन हो गए। अच्छा, अब ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इनका एक रिजल्टेंट भी होगा। तो इनका जो रिजल्टेंट वाला एक्सेलरेशन होता है वो इनके बिल्कुल यहां पे ऐसे होगा। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं ये, तो बच्चों ये इसका नेट एक्सेलरेशन है। तो इसका मतलब कोई भी पार्टिकल जब सर्कल में मूव कर रहा होता है तो बेसिकली उसका जो नेट एक्सेलरेशन होता है वो बेसिकली किसके बराबर होता है, इसका जो नेट एक्सेलरेशन है वो अंडर रूट
क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्केयर प्लस रेडियल एक्सेलरेशन के स्केयर के बराबर होता है। ये किसी भी पार्टिकल के नेट एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है। अच्छा, और एक इनका एक्सेलरेशन और भी होता है, वो भी आगे जाके हम पढ़ते हैं, उसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं, और उसकी डायरेक्शन जो होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है। उसकी बात अभी हम आगे जाके करते हैं। पहले तो किसी भी सर्कल में कोई बॉडी मूव कर रही हो तो उसके दो तरह के एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। याद रखें, इसका मैं नाम लिख देता हूं। इस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं हम? इसको हम नाम देते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इसको हम किसका नाम देते हैं? रेडियल, या इसका दूसरा नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये दो टाइप्स के एक्सेलरेशन होते हैं सर्कल में। क्या हर मोशन में ये दोनों एक्सेलरेशन मौजूद रहते हैं, या कोई एक मौजूद हो दूसरा मौजूद ना हो? इसके कुछ केसेस हैं, इसके कुछ केसेस हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहता हूं कि यार ऐसा हो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो? जीरो हो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, एंड रेडियल एक्सेलरेशन भी जीरो है। अच्छा, एक केस में यह बना देता हूं कि यार टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को तो हमने जीरो नहीं करना, मगर रेडियल एक्सेलरेशन को चलो जीरो मान लेते हैं। एक केस ये बना देते हैं कि यार टेंजेंशियल जीरो है, मगर रेडियल एक्सेलरेशन अब की बार जीरो नहीं है। और एक केस बना देते हैं कि ना तो टेंजेंशियल ने जीरो होना है, ना ही रेडियल एक्सेलरेशन जीरो है। ले जी, अब ये है बात बड़ी समझने वाली। अगर तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है और रेडियल एक्सेलरेशन जीरो है, इट मींस जब हम कैलकुलेट करेंगे ऊपर वाले फार्मूले में दोनों वैल्यूज पुट करके, तो नेट एक्सेलरेशन भी हमारे पास जीरो आएगा। अब जब नेट एक्सेलरेशन जीरो होता है, इसका मतलब है कि बॉडी की मोशन कौन सी होती है? एक बात तो डन है कि बॉडी की मोशन, नेट एक्सेलरेशन जीरो होने की वजह से बॉडी की मोशन यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म मोशन में ये एक्सेलरेशन जीरो होता है ना। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन तो हो गई। अब आप वर्ड पे गौर करें, रेडियल एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब रेडियल जीरो, इसका मतलब सर्कुलर तो ये है ही नहीं है, तो हम इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन, ये यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन। क्योंकि इसमें रोटेशनल वाला वर्ड ही जीरो हो गया, तो इसका मतलब रोटेशनल मोशन तो आएगी ही नहीं, सर्कुलर मोशन तो आएगी नहीं, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन। अच्छा, अगर बच्चों ऐसा हो कि टेंजेंशियल रेडियल जीरो होगा, तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो ओनली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी के अंदर अभी भी सर्कुलर मोशन नहीं है, क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन जीरो है, मगर क्योंकि अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इसका मतलब एक्सेलरेशन तो आ गया है, और एक्सेलरेशन जब भी आता है बॉडी की मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन, या नॉन यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन इसको बोल देंगे। ले जी, जिसमें रेडियल एक्सेलरेशन जीरो है उसमें ट्रांसलेटरी का वर्ड आएगा ही आएगा, ये याद रखें बस। हाँ, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब यूनिफॉर्म है, जीरो नहीं है इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म है। ले जी, थर्ड केस, अगर टेंजेंशियल जीरो है और रेडियल जीरो नहीं है, तो अब की बार हमारा जो एक्सेलरेशन आएगा वो ओनली रेडियल एक्सेलरेशन के बराबर आएगा। इसका मतलब अब रेडियल जीरो नहीं है, इसका मतलब रेडियल आ गया है, इसका मतलब है कि उसके आंसर में सर्कुलर मोशन तो आएगा। हाँ, अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है तो हम इसको नाम दे देंगे यूनिफॉर्म, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। और यही हम इस चैप्टर में ज्यादा पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही। इसीलिए हम जब सर्कल में रेडियल एक्सेलरेशन की बात कर रहे होते हैं और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम डील नहीं कर रहे होते, क्यों? क्योंकि हमारे चैप्टर में हम कौन सी मोशन को पढ़े हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को पढ़े हैं अभी। अच्छा, और कई दफा नॉन यूनिफॉर्म को भी पढ़ेंगे। अच्छा, वो क्या होती है? देखें, अगर तो एक्सेलरेशन दोनों में ही जीरो नहीं है, इसका मतलब अब एक्सेलरेशन हमारा रेडियल एक्सेलरेशन का स्केयर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के स्केयर के बराबर आएगा। और ये जो एक्सेलरेशन है बच्चों, इस एक्सेलरेशन का नाम क्या है? इस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? देखें, सर्कुलर तो है क्योंकि रेडियल जीरो नहीं है, मगर एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं है, इसका मतलब कि वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है, यानी ये बन जाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बन जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
अच्छा, अब ना एमडी कैट के पास्ट पेपर्स में कुछ एमसीक्यूज देखे गए हैं इन्हीं चीजों के हवाले से। ये आपका जो एमडी कैट 2000, अल्लाह आपका भला करे, 23 है। एमडी कैट 2023 के पेपर में एमसीक्यू कैसे आया? एमडी कैट 2023 में मैंने एक क्वेश्चन नहीं लिखा, मैं बोल रहा हूं, आप सुनिएगा गौर से। क्वेश्चन ये है, अ सर्कुलर लाइन हैज अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम। लो जी, अब बताओ ये कोई सवाल बनता था? अ सर्कुलर लाइन, आंसर बताइएगा, बल्कि पहले खुद सोचिएगा। अ सर्कुलर लाइन हैज अ फिक्स डिस्टेंस, हैज अ फिक्स डिस्टेंस। एक सर्कुलर लाइन का कहता है फिक्स डिस्टेंस होता है फ्रॉम, कहां से? एनी पॉइंट, सर्कल में किसी भी पॉइंट पे, अ पॉइंट ऑन द सर्कल, मतलब सॉरी एनी पॉइंट, अ पॉइंट ऑन द सर्कल, अ पॉइंट फ्रॉम आउटसाइड अ फिक्स पॉइंट। तो याद रखिएगा, अ सर्कुलर लाइन हैज अ फिक्स डिस्टेंस, हाँ जी, फ्रॉम, किससे बताएं जी? मैं ऑप्शन लिख देता हूं। सर्कुलर लाइन हैज अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम, ए ऑप्शन है बच्चों एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट से। बी ऑप्शन आपको दी गई थी अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से। फिर आपको एक ऑप्शन दे दी गई अ पॉइंट ऑन द सर्कल। अब आंसर बताएं जल्दी जल्दी, जरा खुद से थोड़ा सा सोच लें, मेरे बताने से पहले आपने खुद से सोच लेना है कि क्या आंसर बनता होगा। और एक और आंसर इसका, एक और ऑप्शन, अ पॉइंट फ्रॉम आउटसाइड, अ पॉइंट फ्रॉम आउटसाइड। ले जी, ये अब आपको क्वेश्चन दिया गया है, अब आपने आंसर बताना है। अब ना इतने आसान सवाल के ऊपर बच्चे फंस जाते हैं। वो कहते हैं सर ये चीज बुक में लिखी नहीं थी। ओ भाई ये देखो, ये सर्कल बनाओ। अब मुझे ये बताओ, इस सर्कल में अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें, इस सर्कल में ये सर्कुलर लाइन है, इसका कहां से डिस्टेंस फिक्स होता है? हमेशा याद रखें, हमेशा यहां पे इसके सेंटर से। अब सेंटर कौन सा पॉइंट होता है? फिक्स्ड पॉइंट। सेंटर कौन सा पॉइंट है? ये फिक्स्ड पॉइंट। तो इस फिक्स्ड पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस होता है ये सेंटर से, ये हमेशा क्या रहता है? एक जैसा रहता है। आप इस पॉइंट पे देख लें, आप इधर से इस पॉइंट पे देख लें, इस पॉइंट पे देख लें, इस पॉइंट पे देख लें, तो किसी भी आप पॉइंट का जो ये सेंटर वाला फिक्स्ड पॉइंट है, इससे आप डिस्टेंस देखेंगे, ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इसका आंसर था अ फिक्स पॉइंट। इसी तरह 2023 के ही एमडी कैट के पेपर में एक और एमसीक्यू आप देखें। एमसीक्यू क्या आया? कहता है इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर भी पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में ये क्वेश्चन अब यहां से देखें कैसे निकाला गया। एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज, हाँ जी, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या होते हैं? पैरेलल, एंटी पैरेलल, परपेंडिकुलर या जीरो एक्सेलरेशन। अब देखें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक बात तो हमें पता चल गई कि रेडियल एक्सेलरेशन तो है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर सर्कल है कोई, मैं कहता हूं ये लेट्स सपोज एक सर्कल में आपके सामने ड्रॉ करता हूं। अब इस सर्कल में रेडियल एक्सेलरेशन तो प्रेजेंट है, यानी कि ये वाला, ये एक्सेलरेशन तो प्रेजेंट है, दूसरा प्रेजेंट नहीं है। ओके, अब ये तो प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि जब ये देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होने से मुराद ये है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी यानी टेंजेंशियल स्पीड कांस्टेंट है। इसका मतलब यहां पर इसमें टेंजेंट के अलोंग टेंजेंशियल स्पीड भी होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन तो सेंटर की तरफ है, तो जो स्पीड है वो किसके अलोंग है? टेंजेंट के अलोंग है। तो यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का आ गया? 90 डिग्री का आ गया। इसका मतलब है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये एमडी कैट 2023 के पेपर का ये भी एमसीक्यू है। एमडी कैट 2023 के ही पेपर का ये एमसीक्यू है। तो आप देख लें ये दोनों एमसीक्यूज एमडी कैट 2023 में आए, मगर कितने आसान एमसीक्यूज है, मुश्किल नहीं है। खैर, अब हम ये सर्कुलर मोशन की कुछ बातों के बाद, बल्कि एक बात और देखें। अगर आप देखें कि सर्कल में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में
एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? ये 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो परपेंडिकुलर होने की वजह से डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज आल्सो 0। ओके बच्चों, ले जी, ये कुछ बातें थी जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जिसका नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जनरल डेफिनेशन जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो क्या डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं जी? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क। क्या डेफिनेशन है इसकी? एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क लेंथ। कोई भी आर्क लेंथ सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाती है, उस एंगल को हम क्या नाम देते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एक पार्टिकल सर्कल में मूव करता है यहां से यहां, ए से बी, तो देखें ये चीज जो है ये इसकी क्या बन गई है? आर्क लेंथ बन गई है। तो ये आर्क लेंथ सर्कल के सेंटर पर ये जो एंगल बना रही है, इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अच्छा, एक बात और, हम ये भी कहते हैं कि ये अगर रेडियस है तो ये भी रेडियस है, तो एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ सर्कल, ये भी हम कहते हैं एंगल बिटवीन टू रेडियाई, एनी टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल। किसी भी सर्कल के दो रेडियाई के दरमियान के एंगल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसको मेजर करने का फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। आर्क लेंथ को हम L से डिनोट करते हैं, रेडियस को R से डिनोट करते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू L ओवर R हो गया। इस फॉर्मूले में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो थीटा है इसका कोई यूनिट मतलब इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती, क्योंकि लेंथ और रेडियस जो है वो दोनों की डायमेंशन सेम है, वो कट जाता है। तो हम ये कहते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये क्या है? ये डायमेंशन लेस है। तो मगर खैर आपकी बुक में तो ये आपके तो सिलेबस में ये डायमेंशंस का टॉपिक नहीं है, इसलिए कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, डायमेंशन लेस है ये। अच्छा, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, इसकी जो हम कहते हैं कि SI यूनिट है, एक इस बच्चों इसका SI यूनिट, और एक है इसका बच्चों कौन सा? नॉन SI यूनिट। कौन सा यूनिट? नॉन SI यूनिट। याद रखिएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो SI यूनिट है वो है रेडियन, जबकि नॉन SI यूनिट जो है इसका वो क्या है? वो है इसका रेवोल्यूशन, या इसके अलावा इसका नॉन SI यूनिट है एक डिग्री। इसके अलावा मिनट भी आता है, ठीक है, और सेकंड वगैरह भी आता है, मगर हम ज्यादातर रेवोल्यूशन और डिग्री को ही स्टडी करते हैं, वो बाकी मैथमेटिक्स में आते हैं मिनट और सेकंड वगैरह, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है जो SI यूनिट है डेट इज रेडियन। ये जो रिलेशन थीटा इज इक्वल टू L ओवर R है, यहां से हमें यह भी पता चलता है कि L इज इक्वल टू R थीटा। यहां से क्या पता चला बच्चों? L इज इक्वल टू R थीटा। अब ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ वैलिड होता है उस वक्त, वैलिड कब? ओनली व्हेन थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन। व्हेन थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन, जब हम थीटा को रेडियन में मेजर करते हैं, ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ उस वक्त वैलिड होता है। अब कई दफा आपको ऐसा होता है, क्वेश्चन दिया होता है, आर्क लेंथ दी होती है और रेडियस भी दिया होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहता हूं एक सर्कल में, जो सर्कल है उसका रेडियस है 10 मीटर और जो आर्क लेंथ है वो है 5 मीटर की, तो बताएं उस सर्कल में बनने वाला एंगल कितना होगा? तो हम क्या काम करेंगे बच्चों? हम थीटा इज इक्वल टू S ओवर R करेंगे। S की वैल्यू 5 है, रेडियस 10 है, तो आंसर आ गया 1/2। 1/2 बोले तो 0.5, और जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा? रेडियन आएगा। यूनिट क्या आएगा? रेडियन। तो 0.5 रेडियन हमारे इस MCQ का आंसर बन जाएगा। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बन जाते होते हैं। उससे पहले कि हम इसके क्वेश्चंस की तरफ चलें, हम इसकी ना कुछ कन्वर्जन्स देख लेते हैं। याद रखिएगा ये जो आपने अभी फार्मूलाज पढ़े हैं, S इज इक्वल टू R थीटा में इसके जो यूनिट पढ़े, 1 रेवोल्यूशन जो होता है ये 360 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है, या इसको हम
2 पाई रेडियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 पाई रेडियन बोलते हैं। तो यहां से अब मुझे एक बात बताएं, यहां से देखें मैं कह सकता हूं 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो बताएं फिर 1 रेडियन यहां से किसके बराबर आएगा? 1 रेडियन बराबर आ जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई। 360 को 2 से काट देते हैं तो हमारे पास बचेगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई आया। क्या ख्याल है? तो इसी तरह अब देखें, अगर मैं यहां से ये करूं कि 1 रेडियन, तो याद रखिएगा 1 रेडियन जो होगा वो 1/2 पाई रेवोल्यूशन के बराबर होगा। ये देखें ना, अगर मैं इधर से यानी कि ये जो चीज है ये 1 रेवोल्यूशन और 2 पाई रेडियन इनको कंपेयर करूं तो 1 रेवोल्यूशन जो होगी वो 2 पाई रेडियन, तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा? 1/2 पाई रेवोल्यूशन के बराबर होगा। इसी तरह 360 डिग्री के लिहाज से अगर देखूं तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन है। तो यहां से ये हमने कर लिया। अच्छा, अब यहां पर बच्चों एक बात और है, ये जो ऊपर वाला रिलेशन आपने पढ़ा है, तो यहां से हमें फाइनली ये पता चल गया 1 रेडियन इज इक्वल टू, सॉरी अभी पहले इसको हम देखते हैं, पाई की जगह पे 3.14 जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास 57.3 डिग्री आता है। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री के बराबर होता है। अच्छा, अगर मैं इसी में से एक चीज और करता हूं, अगर मैं ऐसे कर लूं, अगर मैं क्या काम करता हूं, इसको 360 पे डिवाइड कर देता हूं पूरी इक्वेशन को, 2 पाई रेडियन को डिवाइड कर देता हूं 360 पे, और इधर से 360 डिग्री को भी डिवाइड कर देता हूं 360 से। तो देखें हमारे पास ये 2 इससे कटेगा, हमारे पास बचेगा पाई ओवर 180 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो पाई ओवर 180 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री जो होता है ये पाई ओवर 180 रेडियन के बराबर होता है। तो और इसी तरह 1 रेडियन जो है वो किसके बराबर है? यहां से हमें नजर आ रहा है कि 1 रेडियन जो है वो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपने याद रखनी है। रेडियन से डिग्री में जाते वक्त 180 से मल्टीप्लाई और पाई से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और डिग्री से रेडियन में जाते वक्त पाई से मल्टीप्लाई और 180 से डिवाइड करते हैं। अभी हम इसकी कुछ कन्वर्जन्स करते भी हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे अब क्वेश्चन ये पूछता हूं, मैं आपको कहता हूं यार मेरे पास अगर इस तरह से हो, मैं क्या काम करता हूं, देखें अभी मैंने ये पढ़ा 1 डिग्री किसके बराबर है? पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। अच्छा, 10 डिग्री किसके बराबर होगा? 1 डिग्री इसके बराबर है। तो बच्चों 10 डिग्री किसके बराबर होगा? 10 डिग्री बराबर होगा 10 पाई डिवाइडेड बाय 180 इंटू रेडियन। तो ये 10 इससे 180 से जब कटेगा तो नीचे 18 बचेगा। तो 10 डिग्री इज इक्वल टू कितना बच गया? पाई ओवर 18 रेडियन। कितना बच गया? पाई ओवर 18 रेडियन। तो इस तरीके से ये 10 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मैनी रेडियन, ये एक चीज बन गई, ये क्वेश्चन इस टाइप का बन गया। अच्छा, फिर अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि यार 1, जरा गौर से सुनिएगा, 5 रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होंगे? हाउ मैनी रेडियन आर प्रेजेंट इन 5 रेवोल्यूशन? अब देखिए हमें पता है 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं। कितने रेडियन होते हैं? 2 पाई रेडियन। तो 5 रेवोल्यूशन के लिए हमें इसको 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 5 इंटू 2 पाई रेडियन। तो 5 इंटू 2 पाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10 पाई रेडियन। और पाई को हम अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 3 भी लेते होते हैं, 3.14 अप्रोक्सीमेटली 3 उसे कंसीडर कर लेते हैं, तो हम इसको 30 रेडियन भी बोलते हैं कि 5 रेवोल्यूशन जो है ये 30 रेडियन के बराबर होता है। यानी कई दफा पाई के बजाय वो इस तरह भी पूछ सकता है ना आपसे। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन बन गया। अच्छा, फिर एमडी कैट 2023 में, ये देखें अब एमडी कैट 2023 का एक और एमसीक्यू। अब आप देखें मैंने अभी तक आपको एमडी कैट 2023 के जो एमसीक्यू बताए हैं वो यहीं पे पूरे हो गए हैं, यानी आगे चैप्टर की जरूरत नहीं पड़ी। 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मैनी रेडियन? 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है? तो अभी हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि 1 डिग्री जो है वो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन है। हाँ, अब पाई की जगह पे हम 3.14 लिखें तो उसको 180 से डिवाइड करवाएं तो 0.0174 रेडियन भी बनता है। तो ले जी आपके पास ये ऑप्शन ये थी पाई ओवर 180 रेडियन।
अब देखें ये इतने आसान एमसीक्यू थे एमडी कैट 2023 के पेपर के, ठीक है। अच्छा इसी तरह फिर एमडी कैट 2022 में, एमडी कैट 2022 में एक छोटा सा एमसीक्यू जरा गौर से सुनिएगा। एमडी कैट 2022 क्या एमसीक्यू है जी? एमडी कैट 2022 में आया हुआ, एमडी कैट 2022 में पूछा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 3 पाई रेडियन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बताएं इन 3 पाई रेडियन, 3 पाई रेडियन में कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है। अब ऑप्शंस दी हुई हैं, बहरहाल अब आप लोगों को तरीका बताना है मैंने। हाँ जी, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 3 पाई रेडियन। अब मेरी बात सुने, 1 रेडियन किसके बराबर है? अभी आप देखें मैं ये आपको ऊपर ये कन्वर्जन बता के आया था ये वाली, कि 1 रेडियन जो है वो किसके बराबर है? 1/2 पाई रेवोल्यूशन के बराबर है। तो बस ये कन्वर्जन का इस्तेमाल करते हैं और जिंदगी में सुकून लाते हैं। 1 रेडियन इज इक्वल टू 1/2 पाई रेवोल्यूशन, ऐसा ही है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 1/2 पाई रेवोल्यूशन। ओके नाइस। तो जरा मुझे अब बताएं 1 रेडियन अगर इसके बराबर है तो हमें क्या चाहिए? 3 पाई रेडियन। तो 3 पाई रेडियन के लिए मैं क्या काम करता हूं? 3 पाई से दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करवा देता हूं। तो इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया, उधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखें क्या हुआ, ये 3 से कट गया हमारे पास, सॉरी पाई से कट गया, हमारे पास बच गया 3/2 रेवोल्यूशन। तो कितनी रेवोल्यूशन है? 3/2। तो उस एमसीक्यू का आंसर 3/2 था। ये एमडी कैट 2022 के पेपर का एमसीक्यू आपको बता रहा हूं मैं। तो लो जी बच्चों, ये आसान से एमसीक्यूज थे, इन अभी तक हमने जितना पढ़ा है उनमें से एमडी कैट के हवाले से, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम थोड़ी सी बात को आगे लेकर चलते हैं बच्चों। ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा है, इसकी अभी तक आप लोगों ने मतलब ये डेफिनेशन पढ़ी है, इसका फार्मूला पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात, इसके यूनिट्स पढ़े हैं। याद रखिएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर नेचर की बात करें, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की नेचर की बात करें तो इसकी नेचर कैसी होती है? तो याद रखें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों एक ये स्केलर भी हो सकती है, ठीक है जी, ये वेक्टर भी हो सकता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर भी है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी है, मगर याद रखिएगा फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ, फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ थीटा, अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लार्ज वैल्यूज के लिहाज से डील कर रहे हैं तो फिर ये स्केलर है। और अगर मैं फॉर स्मॉल वैल्यूज के लिहाज से डील करता हूं, फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू स्मॉल होगी तो इसकी नेचर वेक्टर नेचर होगी। इसकी कहानी आपने लंबी पढ़ी हुई है, बस इतना याद रखें क्योंकि जब ये लार्ज एंगल्स होते हैं तो लार्ज एंगल्स के ऊपर ये नॉट फॉलो, इट डज नॉट फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ये वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो नहीं करता ग्रेटर एंगल्स के ऊपर। हाँ जी, स्मॉलर एंगल्स के ऊपर इसमें हम θ1 जमा θ2 इज इक्वल टू θ2 जमा θ1 बोलते हैं, इट ओबे वेक्टर लॉज। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये वेक्टर के लॉज को, क्योंकि स्मॉल एंगल्स के ऊपर ये वेक्टर के लॉज को फॉलो करता है और ग्रेटर एंगल्स के ऊपर ये वेक्टर के लॉज को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये स्केलर है ग्रेटर एंगल्स के ऊपर। तो ये बच्चों बात थी इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की नेचर की। उसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कन्वेंशंस भी हैं कुछ। इसकी कन्वेंशंस क्या है? याद रखिएगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर क्लॉकवाइज होगा तो याद रखिएगा क्लॉकवाइज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंटी क्लॉकवाइज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज पॉजिटिव। ये कन्वेंशंस हैं जो कि आपने मरते दम तक क्या करनी है? याद करनी है। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्लॉकवाइज होगा तो हम इसको क्या लेंगे? नेगेटिव। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हम इसको क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज का रिजल्ट जो है वो आउट ऑफ पेज होता है, ठीक है, जबकि क्लॉकवाइज का इनटू पेज होता है ना। तो खैर वो बातें भी हम कर लेते हैं, उसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। देखें कन्वेंशंस के बाद राइट हैंड रूल। अब
राइट हैंड रूल हमने इसके ऊपर कैसे अप्लाई करना है, इसकी डायरेक्शन के बारे में। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की आती है डायरेक्शन। सर इस डायरेक्शन से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक में से ये अकेले से बन जाते हैं। देखें इसकी डायरेक्शन जो होती है, याद रखिएगा, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसकी डायरेक्शन हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है और वो गिवन होती है या दी जाती है बाय राइट हैंड रूल, गिवन बाय राइट हैंड रूल। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग इसकी डायरेक्शन होती है और राइट हैंड रूल से मालूम करते हैं। सर अब ये राइट हैंड रूल क्या है, इसको आपने जरा बड़े ध्यान से गौर से समझना है। देखें अगर मैं आपसे कहता हूं कि यार मेरे पास एक बॉडी है, वो इधर सर्कल में मूव कर रही है, किसमें मूव कर रही है, सर्कल है, ये एक सर्कल है। इस सर्कल में मैं कहता हूं जी, सपोज करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी इस सर्कल में एक पॉइंट, इस पॉइंट से चलना शुरू हुई और वो चलते चलते मतलब वो घूमते घूमते इस पॉइंट पर पहुंची, P1 पॉइंट से P2 पॉइंट तक पहुंची। इस दौरान इसने ये जो इन दोनों रेडियाई के दरमियान में एंगल बन रहा है, डेट एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आपने क्या काम करना है, देखें बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, आप अपने राइट हैंड को, अपना राइट हैंड, अब मैं यहां पे आपको शो नहीं करवा सकता ना अपना राइट हैंड, आप देखें आप इस डायग्राम के सामने बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर आप क्या काम करें, अपनी उंगलियों को, राइट हैंड की उंगलियों को इस डायरेक्शन में घुमाएं P1 से P2 की तरफ। राइट हैंड को अपने मुंह के सामने करें और P1 से P2 की तरफ उंगलियां आप घुमाएं। तो आप देखें जब आप उंगलियां अपनी घुमाएंगे P1 से P2 की तरफ, तो आपका अंगूठा जो है वो आपके मुंह की तरफ आ रहा है, फ्रंट साइड पे आ रहा है, या आपके मुंह से दूर दूसरी साइड पर जा रहा है। देख लें इसको। वैसे मैं चले आपको बता देता हूं, ये देखें यहां पर अगर ये P1 से P2 तक देखें, ओवरऑल इसकी मोशन देखें तो ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। इसके लिए रूल आप बस ये याद रखें, OAIC के नाम से। O से मुराद आउट, A से मुराद एंटी क्लॉकवाइज, I से मुराद इनटू और C से मुराद क्लॉकवाइज, और C से मुराद क्लॉकवाइज। तो बच्चों यहां पे हमें देखें साफ पता चल रहा है कि अगर हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो रिजल्ट हमेशा इनटू द पेज हुआ करेगा, और इनटू द पेज हमेशा नेगेटिव रिजल्ट होता है, और आउट ऑफ पेज रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। तो एंटी क्लॉकवाइज। अब इस वक्त अगर आप इस बॉडी की मोशन देखें तो ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है इस वक्त वो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। राइट हैंड रूल का अंगूठा हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो वहां से हमें पता चला कि बच्चों अपवर्ड डायरेक्शन में होने की वजह से हम कह सकते हैं कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसकी डायरेक्शन आउट है। इसको क्या बोलते हैं, आउट ऑफ द पेज बोलते हैं। तो अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही हो तो आप याद रखें जिसका अंगूठा खराब है वो बेचारा वहां पे क्या करेगा, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस वो याद रखे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब बॉडी रोटेट करेगी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा वो किसके अलोंग होगा, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये होगा ना ऐसे, ये पूरे का पूरा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन वाली लाइन के ऊपर, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन वाली लाइन के ऊपर जो एरो होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन वाली लाइन है, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन वाली लाइन के अलोंग आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउट ऑफ द पेज डायरेक्शन होगी। और इसी तरह अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता तो यही एरो बच्चों ऊपर की बजाय किधर होना था, नीचे होना था। तो अगर हम यहां पर एक काम और करते हैं, अगर हम यहां पे XYZ प्लेन बना लें, क्या बना लें, XYZ प्लेन। तो याद रखिएगा बच्चों, जरा गौर से सुनना, ही देखें तो ये दूसरी बन रही है। अगर मैं क्या काम करता हूं बच्चों, मैं आपसे कहता हूं यार हमारे पास ना एक बॉडी मूव करती है बल्कि रोटेट कर रही है एक बॉडी। यहां पे हम एक सर्कल बनाते हैं पहले, अब जरा गौर से समझें, ये देखें
इसको हम नाम देते हैं बच्चों एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और इसको हम नाम देते हैं जी एक्सिस का। अब जरा समझिएगा बात गौर से। अगर कोई पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा हो, इस P1 पॉइंट से मूव करता करता वो P2 पॉइंट तक आया है। अगर कोई पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव करता हुआ यहां से P1 से P2 तक आया, तो अपने राइट हैंड की उंगलियों को आप मोड़ेंगे, P1 से P2 की तरफ अंगूठा बाहर को होगा यानी ऊपर को होगा, और अंगूठा किसको शो करेगा, एक्सिस ऑफ ये अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को। तो हम यहां से क्लियर कहेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किसके अलोंग होगी बच्चों, वो जी एक्सिस के अलोंग होगी। इसी तरह अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो वाई जी प्लेन में, यानी वो वाई जी प्लेन में एक पॉइंट से पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक आता है, तो वाई जी प्लेन में जब हम इसको रखेंगे तो अब हमारे पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, वो अब जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी बच्चों, वो किसके अलोंग होगी, हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अब एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। और अगर कोई पार्टिकल मूव करता है एक्स जी प्लेन में, एक्स जी प्लेन में वो मूव करता है, तो अगर वो पार्टिकल एक्स जी प्लेन में मूव कर रहा है ऐसे इस डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज एरो लगाना है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में याद रखिएगा। तो बच्चों अगर वो पार्टिकल मूव करके अब यहां से इधर आ रहा है, तो इस वक्त जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी डायरेक्शन वाई एक्सिस के अलोंग होगी। अब ये चीज को हम ना बड़ी आसान जुबान में इधर करते हैं। यहां पे हम देखते हैं कि बॉडी की मोशन क्या है, ठीक है जी, यानी मोशन ऑफ द प्लेन, प्लेन, ठीक है जी, यानी कि जो मोशन है बॉडी की वो किस प्लेन में है। उसके बाद देखें अगर वो एक्स वाई प्लेन में हो, अगर वो वाई जी प्लेन में हो, किसमें हो, वाई जी प्लेन में, अगर वो जी एक्स प्लेन में हो, किसमें हो, जी एक्स प्लेन में। याद रखिएगा अगर वो एक्स वाई प्लेन में है तो अब उसकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज रिजल्ट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। मैं कहता हूं जी एंटी क्लॉकवाइज हो, क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज हो। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होगी एक्स वाई प्लेन में एंटी क्लॉकवाइज, वाई जी प्लेन में एंटी क्लॉकवाइज, जी एक्स प्लेन में एंटी क्लॉकवाइज। अगर कोई बॉडी एक्स वाई प्लेन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही होगी तो बच्चों याद रखिएगा उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा ये किसके अलोंग होगा। उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, पहली बात जो दो है उसमें से तीसरे के अलोंग होगा, तो हम ये कहेंगे पॉजिटिव जी या नेगेटिव जी। जारी बात है एंटी क्लॉकवाइज रिजल्ट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, तो हम कहेंगे पॉजिटिव जी एक्सिस के अलोंग होगा। अगर वाई जी प्लेन होगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर बॉडी की मोशन की प्लेन ये हो और उसकी मोशन एंटी क्लॉकवाइज होगी तो ये रिजल्ट होंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग होगा। और अगर बच्चों बॉडी की मोशन अगर यूं होता कि वो एक्स वाई प्लेन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता, वाई जी प्लेन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता, जी एक्स प्लेन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर होती तो फिर मामला जरा बदल जाना था। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें एक्स वाई प्लेन है अगर और क्लॉकवाइज है तो रिजल्ट तो जी एक्सिस के अलोंग आएगा, मगर हम उसको नेगेटिव जी एक्सिस बोलेंगे। इधर रिजल्ट एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा मगर नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर रिजल्ट वाई एक्सिस के अलोंग आएगा मगर नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग। ये वो बातें हैं जो कि आप लोगों ने अपनी बड़ी डिटेल्स के अंदर पढ़ी हुई हैं। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत मेहनत की हो ना अपनी एफएससी के अंदर, तो आप लोगों को पता चल जाएगा मैं यहां पे बेसिकली क्या बातें बोल रहा हूं। और अगर नहीं भी की हुई तो इतनी मुश्किल बात नहीं है। अब आप ये बात याद रख लें, ठीक है, कि क्लॉकवाइज रिजल्ट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज रिजल्ट इज ऑलवेज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज रिजल्ट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज रिजल्ट इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। तो अब देखें, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अब आपने मुझे आंसर बताना है। क्वेश्चन बड़ी तसल्ली से ना किया करें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मतलब इतनी भी तसल्ली से नहीं करनी पता लगे एमडी कैट का टाइम गुजर गया हो। मतलब यहां पे जब आप कर रहे हैं तो इसको बड़े सोच समझ के करें। देखें क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है और क्वेश्चन ये है, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग वाई जी प्लेन, वाई जी प्लेन के अंदर एक पार्टिकल मूव कर रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज अलोंग, या बस इज
ऑप्शन देता हूं आपको, ऑप्शन देखिएगा। अब मैंने ऑप्शन वो वाली नहीं दी जो सी आप सोच रहे हैं, मैं ऑप्शन ऐसे दे रहा हूं, मैं कहता हूं आउट ऑफ पेज, आउट ऑफ पेज, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ही कोई नहीं होगी, नो डायरेक्शन, इनटू द पेज, ठीक है जी, और एक है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है कि वो किसी और डायरेक्शन में होगा। ले जी, एक पार्टिकल वाई जी प्लेन में मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आंसर ऊपर देख रहे होंगे अब, है ना? अब आपने ऊपर तो देखना ही नहीं है भाई, मेरी बात सुने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर थी वो क्या थी? वाई जी प्लेन की अगर बात की जाए तो वाई जी प्लेन में इसका मतलब है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। किसके अलोंग होगी? एक तो बात डन है कि जो थीटा है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, मगर नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, ये तो बात डन है। वाई जी प्लेन है, एक्स एक्सिस, क्लॉकवाइज है, नेगेटिव। ओके, अच्छा, अब नेगेटिव रिजल्ट मैंने आपको बताया था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव का मतलब क्या है? इनटू द पेज, ऐसे ही है ना? नेगेटिव का साइन क्या शो करता है? क्लॉकवाइज, मैंने आपको बताया नहीं अभी, आई सी के नाम से। तो इनटू पेज मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा इनटू पेज को शो करती है। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? इनटू द पेज। यानी अब वो आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बजाय या नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस की बजाय क्या कह सकता है? आउट ऑफ पेज, इनटू पेज, इसके बारे में भी पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। ये बच्चों बातें होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और उसकी डायरेक्शन की। अब कुछ और बातें थोड़ी सी आपसे करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के हवाले से ही। देखें, अगर बच्चों मैं आपसे कहता हूं कन्वर्जेंस जो भी आपने की है, जिस तरह से क्वेश्चन ये है जी, 60 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मैनी रेडियन, 60 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? अब देखें, डिग्री से रेडियन में जाना है आपने, डिग्री से रेडियन में जाना है। 60 डिग्री, आप क्या काम करें? 60 इंटू 1 डिग्री। अच्छा, अब 1 डिग्री किसके बराबर होता है? 1 डिग्री बराबर होता है पाई ओवर 180 और साथ में आ गया रेडियन, ऐसे ही पाई ओवर 180। अब 0 0 से कट गया और 6/18 जो होगा वो कितना बन जाएगा? 3 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया पाई/3 रेडियन। कितना आ गया बच्चों? पाई/3 रेडियन। तो ये एक छोटा सा सवाल था, कोई मुश्किल सवाल नहीं था ये, बस डिग्री से रेडियन में हम गए हैं और ये आपको पता होना चाहिए कैसे जाना है, इसकी कन्वर्जन आपको लाजमी आनी चाहिए। क्या ख्याल है? ओके, इसके बाद एक और क्वेश्चन, अगर मैं आपसे ये कह दूं, अगर क्वेश्चन यूं हो बच्चों कि 1 डिग्री 180 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेवोल्यूशन, 180 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेवोल्यूशन, 180 डिग्री कितनी रेवोल्यूशन के बराबर होता है? ओ भाई देखो मेरी बात सुनो, आप देखें 180 डिग्री, मैं इधर लिख देता हूं 180 इंटू 1 डिग्री। अच्छा, अब 1 डिग्री जो होता है वो कितनी रेवोल्यूशन के बराबर होता है? 1 डिग्री कितनी रेवोल्यूशन के बराबर होता है? 1 डिग्री बराबर होता है 1/360 रेवोल्यूशन। अब आप सोच रहे होंगे यार ये कैसे आ गया? ओ भाई मेरी बात सुनो ना, आपने ये पढ़ा नहीं था 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन? तो बताओ फिर 1, तो फिर अपना मैं कह नहीं सकता 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन ओवर 360। तो जब आप इसको कट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2 रेवोल्यूशन। वैसे भी हमें पता है हाफ रेवोल्यूशन में 180 डिग्री एंगल कवर होता है, या हम इसको 0.5 रेवोल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो बात ये थी कि मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए 180 डिग्री में हाफ रेवोल्यूशन होती है, बंदा डायरेक्ट 0.5 रेवोल्यूशन लगा देता है। मगर क्योंकि कई बच्चों का ना दिमाग एन मौके पे चलता नहीं है ना, तो इसलिए फिर ऐसी बातें हम उन बच्चों के लिए खास तौर पे करते होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन फिर, अगर मैं आपसे कहता हूं बच्चों कि हमारे पास, अभी हम डिग्री से रेडियन में गए हैं, अगर मैं कहता हूं जी हमारे पास 3π/2 रेडियन, 3π/2 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मैनी डिग्री, इज इक्वल टू हाउ मैनी डिग्री, कितने डिग्री के बराबर होगा? इसका आंसर डिग्री में बताना है। अब देखें हमने क्या काम करना है, पहली बात है घबराना है। ये देखें 3π/2
1 रेडियन जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 रेडियन किसके बराबर होता है अगर आपको पता हो? 1 रेडियन हम ऊपर पढ़ के आए हैं। 1 रेडियन, रेडियन से डिग्री में जाते वक्त हम 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई करते हैं, यानी रेडियन से डिग्री में जाते वक्त 180 से मल्टीप्लाई और पाई से डिवाइड करते हैं। पाई पाई से कट गया, ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया? 2 को इससे काट दें 18 से, 9 बचेगा। तो जब उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 270 डिग्री आंसर आ जाएगा। मेरा ख्याल है इतनी की तो कैलकुलेशन आपकी अब हो जानी चाहिए। एमडी कैट में आप एमडी कैट की तैयारी करने आए हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि इतनी की कैलकुलेशंस आपको कर लेनी चाहिए। अब ज़बानी है, कभी कभी ना इंसान को ज़िंदगी में ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशनें कर लेनी चाहिए, अच्छी होती हैं सेहत के लिए। ओके बच्चों, ले जी, क्लॉक की अगर बात करें, घड़ी तो आपने सबने देखी है माशाल्लाह, ठीक है। वो क्लॉक के अंदर आपको पता है यहां पर बजे होते हैं 12। वैसे तो आपके मुंह पे भी हमेशा 12 ही बजे होते हैं जब आपसे टीचर कोई सवाल पूछ लेता है। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 बजता है, फिर 2 बजते हैं, फिर यहाँ पे 3 बजते हैं, फिर 4, फिर 5 और यहाँ पे आगे बज जाते हैं 6, फिर 7, फिर 8, फिर यहाँ पे बजते हैं एग्जैक्टली 9, फिर उसके बाद यहाँ पे बजते हैं 10, फिर उसके बाद यहाँ पे बजते हैं 11 और उसके बाद दोबारा आपके मुंह पे बजते हैं 12। अच्छा, ये तो होगी घड़ी, है ना। 1 2 चलो हम बना देते हैं। लो जी, घड़ी बन गई। अब अपने घरों में यही उतार के लगा लें, ठीक है, टाइम देखने के लिए। वैसे तो टाइम आपका आजकल ख़राब चल रहा है क्योंकि एंट्री टेस्ट आपको बहुत मुश्किल लगता है। हालांकि एमडी कैट जो है ना बच्चों, ये पूरी एफएससी का सिर्फ 30% सिलेबस बनता है और बच्चे सबसे ज़्यादा टेंशन इसी पे लेते हैं। हालांकि सबसे आसान सिलेबस है ये, सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखने होते हैं, चीज़ों को सीखना होता है, कैलकुलेशंस को सीखना होता है। खैर, तुम्हें क्या लगे इससे? देखो, अगर कोई घड़ी की सुई, मैं कहता हूं 12 बजे, 12 से वो 12 पे थी, वो 12 से 3 पे आ जाती है। कहां पे आती है? 3 पे आती है। इसका मतलब क्या है? यानी कि सपोज करें आवर हैंड है, ये आवर हैंड 12 से 3 तक आई है, तो बताएं कितना एंगल कवर करके आई है? हम कह सकते हैं 90 डिग्री का एंगल कवर करके आई है। जब वो 12 से 6 पर जाती है तो हम कहते हैं वो 180 डिग्री का एंगल कवर करके आई हुई है 12 से, अगर देखा जाए, ठीक है। और यानी कि अगर यहां पर आप देखें, ये तो 90 ही है, ये 90 ही एंगल है। मगर आप देखें, अगर मैं कहता हूं यार एक घड़ी की सुई 12 बजे से घूम के 9 पे आई है, इसका मतलब क्या है? वो 270 डिग्री, 93 बार ऐड करेंगे। अगर वो 12 से 12 पे ही आ गई, इसका मतलब है कि वो 360 डिग्री का एंगल कवर करके आई है। अच्छा, ये आवर हैंड की बात होगी। अच्छा, एक मिनट हैंड, ये तो आवर हैंड होगी ना कि इतने घंटे में। तो अगर मैं आपसे पूछूं आवर हैंड 3 घंटों में कितना एंगल कवर करती है, तो आवर हैंड 3 घंटों में बच्चों 90 डिग्री का एंगल कवर करती है। 90 डिग्री बोले तो π/2। 90 डिग्री का मतलब क्या है? और भाई डिग्री में याद रखें ना, छोटी छोटी जो बातें हैं ना, इतनी तो याद रख लें। 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2 रेडियन। इसी तरह 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। इसी तरह जो 30 डिग्री है ये किसके बराबर होता है? π/6 रेडियन। ये इतने की तो याद रखें ना आप। 60 डिग्री इज इक्वल टू π/60 डिग्री इज इक्वल टू π/3 रेडियन, ठीक है। 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता था? इसको क्या हो गया भाई? 45 डिग्री किसके बराबर था बच्चों? ,45 डिग्री π/4 रेडियन के बराबर था। 60 डिग्री π/3 रेडियन के बराबर था। तो ये कन्वर्जन्स आपको वैसे ही आनी चाहिए, इतनी ये वैसे ही आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। और अगर आपने कन्वर्ट करना है, तो अगर आपको ज्यादा ही शौक है कन्वर्ट करने का, तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा जी, इसी तरह याद रख लें 30 डिग्री, चलो मैं लिख देता हूं, और मैं कहता हूं कि यार तुम्हें ना कोई भी चीज ऐसी है ना रह जाए। अच्छा, 30 डिग्री जो है वो π/6 रेडियन के बराबर होता है। 30 डिग्री π/6 रेडियन के बराबर है, ठीक है। और अगर मैं इसको रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करूं तो 1/12 रेवोल्यूशन भी ये बनता है। अब खुद ही कैलकुलेट करके देख लेना, अगर तो हो जाएगा, क्योंकि
इसी तरह अगर मैं 45 डिग्री की बात करूं तो 45 डिग्री जो होता है, याद रखिएगा, ये 1/8 रेवोल्यूशन के बराबर होता है। 60 डिग्री 60 डिग्री 1/6 रेवोल्यूशन के बराबर होता है। मैं ये रेवोल्यूशन में लिख रहा हूं, बस रेडियन वाले और डिग्री वाले मैंने उधर लिख दिए हैं। इसी तरह जो अपना 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के ऊपर 1/4 रेवोल्यूशन होती है, क्वार्टर रेवोल्यूशन होती है। और 180 डिग्री के ऊपर आपको वैसे ही पता है 180 डिग्री के ऊपर हाफ रेवोल्यूशन हो जाती है। और 360 डिग्री के ऊपर फुल रेवोल्यूशन हो जाती है, 1 रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं। तो लो जी, ये कुछ बातें थी और मजीद आप लोगों के लिए, ताकि आप इनको अच्छे तरीके से कर सकें। अच्छा, ये अब मैं ना ऊपर बात कर रहा था अब ये ओवर हैंड की। अच्छा, ओवर हैंड 6 घंटों में 180 डिग्री कवर करती है, ऐसा ही है। अच्छा, एक छोटी सी बात सुने, ओवर हैंड 3 घंटों में 90 डिग्री कवर करती है। 1 घंटे में कितना कवर करेगी कमेंट में बताएं। 2 घंटे में कितना कवर करेगी कमेंट में बताएं। 3 घंटे में कितने डिग्री कवर करेगी ओवर हैंड, वो कमेंट में बताने की जरूरत नहीं, वो मैंने पहले बता दिया 90 डिग्री कवर करती है। हाँ जी, देखें कमेंट में आप पता नहीं बताते हैं कि नहीं बताते, मैं तो आपको बता दूं, ये ना बाद में को पता नहीं सर को आता नहीं था, सर ने नहीं बताया। अच्छा, ये देखो यहां पर ओवर हैंड 12 से 3 तक जब आई 90 डिग्री का एंगल कवर किया। इसका मतलब है हर 1 घंटे में अगर ये 12 से सिर्फ 1 के दरमियान में देखा जाए तो ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा। 1 से 2 के दरमियान में भी 30 डिग्री का, 2 घंटे से 3 घंटे के दरमियान में भी 30 डिग्री का, तो टोटल ऐड करेंगे तो 90 डिग्री का बनेगा। तो ओवर हैंड हर 1 घंटे में 30 डिग्री एंगल कवर करती है। ओवर हैंड जो सुई होती है, जो उसके अंदर अपना क्लॉक के अंदर जो ओवर वाली सुई होती है, ओवर हैंड, ठीक है जी, इन 1 आवर, इन ईच 1 आवर कितने डिग्री कवर करती है? 30 डिग्री कवर करती है, ये याद रखिएगा। अच्छा, मिनट हैंड अगर मैं आपसे कहूं 15 मिनट में कितना एंगल कवर करेगी? हाँ जी, देखें अब मुझे अब ये बताएं मिनट हैंड। अब मैं बात करता हूं मिनट हैंड की। इन 15 मिनट, 15 मिनट कितना एंगल कवर करेगी? ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। तो भाई मिनट हैंड के लिए देखें, अब मेरी बात जरा गौर सुनना। मिनट हैंड के लिए क्या होगा? मिनट हैंड का मतलब है कि जो मिनट वाली सुई है, ठीक है, वो अगर 12 पे है, 12 से जब वो इधर तक पहुंचती है तो वो 15 मिनट कवर कर चुकी होती है। इसका मतलब है कि हर एक ये 5-5 मिनट का है, 5-5 मिनट का। क्या ख्याल है? तो इसका मतलब है 15 मिनट में भी वो कितने डिग्री एंगल कवर करेगी? 15 मिनट में वो 90 डिग्री का एंगल कवर करेगी। 15 मिनट में कितने डिग्री का एंगल कवर करेगी? 90 डिग्री का एंगल कवर करेगी। मगर अगर मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि यार मिनट हैंड हर 5 मिनट में कितना एंगल कवर करेगी? इन 5 मिनट, हाँ जी, तो 5 मिनट में ये कितना एंगल कवर करेगी? जारी बात है 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल कवर करेगी। अच्छा, और अगर मैं आपसे कहूं कि मिनट हैंड इन ईच मिनट कितना एंगल कवर करती है, ये लें जी, इन ईच मिनट कितना एंगल कवर करेगी? हर मिनट में कितना एंगल कवर करती है मिनट हैंड? तो अब हम इसको भी 5 पे डिवाइड कर देंगे। किस पे डिवाइड कर देंगे? 5 पे। तो कितना आंसर बचेगा हमारे पास? हमारे पास जो आंसर बचेगा वो बच्चों 6 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा? 6 डिग्री। तो याद रखें बच्चों, याद रखें बच्चों, याद रखें, जो मिनट हैंड होती है वो हर 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल कवर करती है। कितने डिग्री का एंगल कवर करती है? और देखें टोटल एक रेवोल्यूशन में वो 60 मिनट कवर करती है, तो 60 को 6 से मल्टीप्लाई करवाओ, देखो जरा, वो 360 डिग्री नहीं बनता। तो ये बात आप लोगों ने नहीं भूलनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बता दी है। तो ईच मिनट में, अब देखें हर मिनट में 6 डिग्री है। अगर मैं आपसे कहता हूं ये 6 डिग्री को रेडियन में तो कन्वर्ट करो, तो आप क्या काम करेंगे? 1 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई/180 रेडियन के बराबर होता है। तो देखें जब इसको कट करेंगे तो हमारे पास आंसर बचेगा पाई/30 रेडियन। तो इसका मतलब है ये पाई/30 रेडियन कवर करती है। तो मिनट हैंड हर 1 मिनट में पाई/30 रेडियन या 6 डिग्री कवर करती है।
क्या ख्याल है? तो है ना ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज एक। इसी तरह अब आप इसको रेवोल्यूशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर हम वो देख लीजिएगा अब कन्वर्ट करने के। सो डेट वाज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टॉपिक ऑफ एमडी कैट। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इंशाल्लाह इन्हीं में से ही आएगा। बाकी हाँ, एक और क्वेश्चन अब देखें, मतलब क्वेश्चन इस तरह का जिस तरह आपने पढ़ा। अगर मैं आपको कहता हूं कि यार एक क्लॉक है, वो कवर करती है, ठीक है जी, वो कवर करती है 3/2 रेवोल्यूशंस। कितनी रेवोल्यूशन कवर करती है? 3/2 रेवोल्यूशन वो कवर करती है। और उस जिस सर्कल में वो कवर कर रही है, वो सर्कल का रेडियस मैं आपको कहता हूं जी 5 मीटर है। और मैं आपसे कहता हूं बताएं उस सर्कल में इस एंगल पर आर्क लेंथ कितनी होगी। अब देखें ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया। अब सबसे पहली बात L = R थीटा होता है। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो थीटा है, ये रिलेशन उस वक्त वैलिड होता है जब थीटा रेडियन में मेजर किया जाए। अब ये थीटा रेडियन में तो है नहीं है, ये तो रेवोल्यूशन में है। तो हम 3/2 रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं, पहले हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो बताएं 3/2 रेवोल्यूशन कितने रेडियन के बराबर होता है? यहां पर थीटा जो है 3/2 रेवोल्यूशन है। 1 रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं? 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं। कितने रेडियन होते हैं? 2 पाई रेडियन। तो बच्चों ये 2 इससे कट गया तो हमारे पास 3 पाई रेडियन बच गए। इसका मतलब है जो थीटा की वैल्यू है वो यहां पे हम 3 पाई पुट करेंगे। तो अब देखें रेडियस आपके पास 5 है और थीटा जो है वो आपके पास 3 पाई है। तो हमारे पास आंसर, और ये 3 पाई का मतलब क्या है? पाई 3 होता है ना, क्योंकि पाई को भी 3 लेते हैं, 3 3 9। तो हमारे पास जो लेंथ आएगी वो आ जाएगी 45 मीटर। कितनी आ जाएगी? 45 मीटर। तो बच्चों इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे? सोल्व कर लेंगे। अब हम एमडी कैट का जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है एंगुलर वेलोसिटी। ले जी, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन बड़े ही कमाल किस्म के टॉपिक हैं। ये जो मैंने डायग्राम्स पहले से ही बनाई है इनको भी आपको समझा भी देंगे। पहले जरा हम हेडिंग बनाते हैं, और हेडिंग क्या है हमारी? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर भी टाइम ज्यादा लगेगा, उसके बाद हमारी चीजों पर ज्यादा टाइम नहीं लगना। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? हम ये कहते हैं, इसकी बचपन वाली डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वही जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये θ/t के बराबर होती है। और क्योंकि थीटा स्मॉल एंगल्स के ऊपर वेक्टर है और आमतौर पे हम इसको वेक्टर ही लेते हैं, तो थीटा वेक्टर है तो ओमेगा भी क्या होगा? वेक्टर होगा। ओमेगा भी क्या होगा बच्चों? वेक्टर होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है, इसकी अगर यूनिट्स की बात करें तो देखें थीटा का तो यूनिट है रेडियन, टाइम का सेकंड। सो रेडियन पर सेकंड इज SI यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सो रेडियन पर सेकंड इसका कौन सा यूनिट है? रेडियन पर सेकंड इसका SI यूनिट है। कौन सा यूनिट है बच्चों? SI यूनिट है। और इसके अलावा अगर रेडियन पर सेकंड के अलावा ये SI है, अगर इसके नॉन SI की बात करें तो रेवोल्यूशन पर मिनट भी हम कह सकते हैं, इसी तरह रेवोल्यूशन पर आवर भी कह सकते हैं, इसी तरह हम रेडियन पर मिनट भी कह सकते हैं, हम डिग्री पर आवर भी कह सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये डिग्री पर मिनट कह लो, वगैरह वगैरह। ये सारे के सारे नॉन SI हैं। सिर्फ जो SI था वो एक ही था, और वो क्या था? रेडियन पर सेकंड। तो ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों? इसके नॉन SI यूनिट। सो दीज आर नॉन SI यूनिट्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की भी डायरेक्शन किसके अलोंग होती है? अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन ही होती है इसकी डायरेक्शन। और हम कहां से मालूम करते हैं? बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। जिस तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की निकाली है, सेम वैसी एंगुलर वेलोसिटी की निकलती है सादा जुबान में, ठीक है। उसके बाद नेचर की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया है कि क्योंकि ये हम स्मॉल एंगल्स के ऊपर जब इसको देखेंगे तो याद रखिएगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? नेचर वाइज वेक्टर क्वांटिटी ही है। अच्छा, इसके बाद अगर इसकी टाइप्स की बात करें, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होगी? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और अगर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 आता है और डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी।
और इंस्टेंटेनियस में वही बात कि जो इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा वो जो इंस्टेंट के अंदर जो लिमिट है वो डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो का मतलब ये है कि बहुत थोड़े टाइम के लिए हम चीज़ों को देख रहे हैं। अच्छा, अब बच्चों ये मैंने एग्जांपल दी हुई है, बच्चे ना लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी को आपस में कंफ्यूज कर देते हैं, उनके दरमियान में एक रिलेशन भी है। ये कार वाली डायग्राम से पहले इस डायग्राम को देखें, ये देखें यहां पर मैंने एक डायरेक्शन ऑफ रोटेशन शो की हुई है और ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इस वक्त एंटी क्लॉकवाइज है। तो बस सादा जुबान में एंटी क्लॉकवाइज का रिजल्ट हमेशा आउट ऑफ पेज ही होता है, तो ज्यादा हमें घबराने की जरूरत नहीं थी। अगर हमारा ये राइट हैंड खराब भी है तो हम वैसे भी बता सकते थे कि एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपवर्ड होगी। क्यों अपवर्ड होगी? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में हमेशा आउटवर्ड ही होती है, आउट ऑफ पेज ही होती है डायरेक्शन, तो इसलिए आपको इसमें परेशान होने की बात नहीं थी। अब देखें गाड़ी का टायर है, अब ये गाड़ी के टायर में अब देखें कि जब ये आगे को जा रहा है, इसके अंदर जो मोशन है वो लीनियर मोशन है, आगे को भी जा रहा है और ये अपने एक्सिस के गिर्द भी रोटेट कर रहा है ना। तो रोटेशन के लिए, रोटेशन के वक्त इसकी जो रोटेशन के वक्त ये ड्यू टू रोटेशन है, ये इसके अंदर किसकी वजह से है, रोटेशन की वजह से, जबकि ये इसके अंदर किसकी मोशन किस वजह से है, लीनियर मोशन की वजह से। इसका मतलब ये आगे को भी जा रही है, अपने एक्सिस के गिर्द भी ये टायर रोटेट कर रहा है और ये सर्कल इसका जो रेडियस है वो आर है। तो आप देखें ये जो रिलेशन है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, दैट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी हमेशा आप देखें ये एक्सिस के अलोंग है, तो सॉरी ये मतलब लीनियर मोशन में जब बॉडी जा रही है तो लीनियर वेलोसिटी आगे को है और एंगुलर एक्सेलरेशन जो ये वाली है ये किसके अलोंग है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग है। ऐसा ही है, तो ये बात अब आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करनी लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के हवाले से, ठीक है। अच्छा, ये ना बात अभी मैंने आपको एंगुलर एक्सेलरेशन में वैसे तो जाके बतानी थी, मगर जरा एंगुलर एक्सेलरेशन आपको पता है, आप थोड़ा सा जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है वो बेसिकली टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को ही एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे और उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। चले बल्कि मैं इधर लिख लेता हूं, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनने हैं इसके और बड़े मजेदार क्वेश्चंस बनने हैं। इसको क्या हो गया, अच्छा जी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में भी हमारा यही ख्याल होगा कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है नंबर वन, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। दूसरी बात यहां पर क्या है बच्चों, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बराबर होता है ओमेगा डिवाइडेड बाय टी। ओमेगा का यूनिट है रेडियन पर सेकंड और टाइम का यूनिट है सेकंड। ये सेकंड सेकंड से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये यूनिट बन जाएगा रेडियन डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर, रेडियन पर स्क्वायर सेकंड इसको हम बोलेंगे। तो ये रेडियन पर स्क्वायर सेकंड या रेडियन पर सेकंड स्क्वायर जो है ये एंगुलर एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट है, ठीक है। और इसके अलावा वही अदर वाले जो होंगे वो दूसरे हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों इसकी भी डायरेक्शन हमेशा किसके अलोंग होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है और इसको हम मालूम कहां से करेंगे, बाय राइट हैंड रूल, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो नेचर है ये भी जाहिर बात है कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद इसका रिलेशन विद लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, तो a इज इक्वल टू आर एल्फा, ये इसका रिलेशन है a इज इक्वल टू आर एल्फा। और इसको जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो याद रखिएगा वेक्टर फॉर्म में a वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा पहले आता है r बाद में आता है। इसको हम r क्रॉस अल्फा नहीं बोलते, इसको हम अल्फा क्रॉस r ही बोलते हैं, क्योंकि राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर r क्रॉस अल्फा के ऊपर राइट हैंड रूल लगाएं तो वो इनटू द पेज रिजल्ट चला जाता है, मगर हमें पता है कि रिजल्ट हमेशा आउट ऑफ पेज वाला ही पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव रिजल्ट अल्फा क्रॉस r से आता है, इसलिए अल्फा क्रॉस r इस्तेमाल करते हैं, नोट r क्रॉस अल्फा। इसी तरह यहां पर भी v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जो आपने इक्वेशन पढ़ी है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, इसमें भी जो ये है फार्मूला ये ओमेगा क्रॉस r है, नोट r क्रॉस ओमेगा। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं करना, इनको मैं आपको बार बार बता रहा हूं। जिस तरह टॉर्क में r क्रॉस f होता है, नोट f क्रॉस r, इसी तरह यहां पर है
अब कई दफा आपको क्वेश्चन में ये ओमेगा वेक्टर की फॉर्म में दिया होता है, आई जे की फॉर्म में, आर भी दिया होता है आई जे की फॉर्म में, और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड पूछी है, तो पहले आप वेलोसिटी की वेक्टर फॉर्म निकालते हैं, उसके बाद उसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं। इस टाइप के एमसीक्यू भी पूछे जा सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के हवाले से, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व करना आना चाहिए। उसके बाद जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है बच्चों, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और ये एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता था। वही बात, ये पॉजिटिव उस वक्त होगा जब बॉडी सर्कल में मूव कर रही है मगर वो उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, तो ये पॉजिटिव होगा। और अगर वो स्पीड डाउन हो रही आ रही है, उसकी मतलब वो स्पीडिंग डाउन हो रही है, तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। जिस तरह पंखा है, वो ऐसा ऐसा जब उसको स्टार्ट करते हैं उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, तो उस वक्त उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो पॉजिटिव होता है। मगर जैसे ही उसकी स्पीड कम होना शुरू होती है तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है बच्चों, वो नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। और उस वक्त फिर वो जारी बात है, स्पीड डाउन होती जाती है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन उसका नेगेटिव है। अब ये चीज मैंने यहां पर एक्सप्लेन की हुई है। देखें, अगर कोई बॉडी रोटेट करती हुई स्पीड अप कर रही हो साथ साथ, यानी रोटेट भी कर रही है और साथ में स्पीड अप भी हो रही है। देखें, ये रोटेशन मैंने शो की है, ये रोटेशन कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का एरो जो रिजल्ट होगा, जारी बात है, एंटी क्लॉकवाइज में अगर कोई बॉडी रोटेट करेगी तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी आउट ऑफ द पेज ही होंगे। तो ये आउट ऑफ पेज होने की वजह से आप देखें, हमने एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये आउट ऑफ पेज होंगे। अच्छा, अब अगर यहीं पर देखें बॉडी अभी भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट कर रही है, इसका मतलब है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अभी भी अपवर्ड होंगे, मगर अब की बार वर्ड बोल दिया स्पीड डाउन, स्लो डाउन। तो स्लो डाउन में एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? क्योंकि ये नेगेटिव हो जाता है, तो नेगेटिव नेचर की वजह से हम इसको उनके ऑपोजिट शो कर देते हैं, उनके ऑपोजिट शो कर देते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो है ये इनटू द पेज है, जबकि ये बाकी सारे क्या है? आउट ऑफ पेज है। ये भी आउट ऑफ पेज था, ये भी आउट ऑफ पेज था, मगर ये इनटू पेज है। तो यानी अब ये पेपर में एमसीक्यू ऐसे आ सकता है कि अ पार्टिकल इज, अ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन विद स्लोइंग डाउन या विद स्पीडिंग डाउन, उसकी स्पीड डाउन हो रही है, देन एंगुलर एक्सेलरेशन इज, आगे लिखा होगा आउट ऑफ पेज इनटू पेज, तो आप क्या कहेंगे? इनटू द पेज। यानी एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनका स्पीड से स्पीड अप स्पीड डाउन हो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमेशा, अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज है तो इन्होंने हमेशा आउट ऑफ पेज होना ही होना है। क्या ख्याल है? इन्होंने हमेशा आउट ऑफ पेज होना ही होना है। हाँ, जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये स्पीड, ये वेलोसिटी उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, वेलोसिटी के ऊपर। तो अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो ये नेगेटिव होगा, ज्यादा हो रही है तो ये पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन हमेशा ओमेगा और थीटा की डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन थीटा और ओमेगा के ऑपोजिट हो जाता है। तो ये बात आपने नहीं भूलनी, ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। ठीक हो गया जी। अब ये एक और बात याद रखिएगा, ओमेगा का जो फार्मूला है, अब हम देखें, अब हम ना थोड़ा सा डिटेल में इसको चीजों को लेके चलने लगे हैं, एंगुलर वेलोसिटी के ही टॉपिक को। एंगुलर वेलोसिटी में हम ओवर हैंड, मिनट हैंड, जो उनकी बातें करते हैं सारी, देखें जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा। पहले तो देखें, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी होता है ना, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी होता है। 1 रेवोल्यूशन में आपको पता है थीटा 2 पाई होता है, और 1 रेवोल्यूशन के टाइम को टाइम पीरियड बोलते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी भी होता है और 2 पाई एफ भी होता है। ये एक फार्मूला भी है जो कि हमारा एंगुलर वेलोसिटी का बार बार डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर यूज होता है। अब एमडीकैट 2022 में, एमडीकैट 2022 में एक एमसीक्यू आता है, और एमसीक्यू ये पूछा जाता है, इफ अ फ्लाई व्हील इज रोटेटिंग एट 3 रेडियन पर सेकेंड, अ फ्लाई व्हील is rotating at 3.0 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, द टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, टाइम टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, कहते हैं बताएं 1 रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने का टाइम कितना होगा। अब टाइम टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन आपने निकालना है। ऑप्शंस क्या दी गई थी? 0.67 सेकेंड, इसको जरा खुद से सॉल्व करें। ठीक है, फिर दी गई है 1.0 सेकेंड,
सी ऑप्शन दी गई है 1.3 सेकेंड और डी ऑप्शन दी गई है 2.1 सेकेंड। अब ये देखना, ये क्वेश्चन एमडी कैट के पेपर का कितना आसान सा सवाल है। सोचें, इसको वीडियो को पॉज करें और सोचें। अच्छा जी, अगर आपने कर लिया है तो ये देखें 3 रेडियन पर सेकेंड यानी कि आपको ओमेगा दिया गया है। आपने क्या निकालना है? टाइम कंप्लीट टू 1 रेवोल्यूशन का मतलब है कि आपने टाइम पीरियड निकालना है। क्या निकालना है? टाइम पीरियड निकालना है। तो अभी हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा है कि टाइम पीरियड बराबर हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा के बाद खत्म। 2 पाई यहीं पे रहने दें। ओमेगा कितना उसने बोल दिया है? 3 बोल दिया है। अच्छा, अब ये 2 पाई की जगह पे हम 3 कंसीडर कर लेते हैं, नीचे भी 3 से कट गया, आपका आंसर कितना बच गया? 2 सेकेंड। 2 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, उसकी वजह ये है कि ये 3.14 होनी थी ना पाई, तो ये 2 से थोड़ा सा ज्यादा होना था, वो 2 से थोड़ी सी ज्यादा ऑप्शन एक ही थी। तो अब देखो कितना आसान एमसीक्यू था, यानी इतनी ज्यादा मुश्किल चीजें छोड़ के उसने एमडी कैट के पेपर में आपसे कितना आसान सवाल पूछ लिया। तो कौन से बच्चे कहते हैं जी एमडी कैट का पेपर बड़ा मुश्किल होता है? उनको मेरे सामने लेके आओ, उनको मैं बताऊं मुश्किल नहीं होता, बस ये आपके दिमाग की गेम होती है थोड़ी सी। जब ये थोड़ा सा आपका दिमाग चलना शुरू हो जाता है तो फिर आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं, फिर ये मुश्किल नहीं लगती हैं आप। लो जी, एंगुलर वेलोसिटी में एक बड़ी हाई लेवल की बात आ गई है। अब आप क्लॉक के क्वेश्चंस पढ़ते हैं, ठीक है, तो वैसे तो मैंने एमडी कैट में मतलब कोई इतना ज्यादा नहीं इसको देखा, मगर फिर भी क्योंकि मार्केट के अंदर भी चलता है और हमें भी बताना बनता है, तो इसलिए हम आपको बता देते हैं भाई लोगों। देखें, जो हमारे पास क्लॉक होती है, क्लॉक, ठीक है जी, अगर मैं इस क्लॉक की बात करता हूं तो बच्चों क्लॉक के अंदर एक होती है आवर हैंड। ओहो, कौन सी होती है बच्चों? आवर हैंड। ये ले, इसको मैं कह देता हूं कि ये आवर हैंड है, ठीक है। एक होती है हमारे पास मिनट्स वाली सुई ना, मिनट हैंड। ये ले, ये मिनट हैंड है। और बच्चों एक हमारे पास होती है सेकंड हैंड। ये ले, इसको मैं सेकंड हैंड कह देता हूं, ठीक है। वो यहां पे वो सारी आपको बातें पता है कि यार 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, ये लो 12 बज गए, इधर क्या बज गए थे? 3 बज गए थे, इधर क्या बज गए थे? 6 बज गए थे, इधर क्या बज गए थे? 9 बज गए थे, उधर से फिर ये 10, तो ये 11, ठीक है। इसी तरह 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे फिर 4, यहाँ पे 5, इसी तरह यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। अच्छा चलें, ये बातें अब हम, जो आवर हैंड होती है वो पूरे एक रेवोल्यूशन में इसका टाइम पीरियड कितना होता है? बस मेरा क्वेश्चन ये है। आवर हैंड का याद रखिएगा, आवर हैंड का जो टाइम पीरियड होता है, अब मैं इसको बल्कि ऐसे एरो नहीं लगा के इधर लिखता हूं, टाइम पीरियड ऑफ आवर हैंड जो होता है एक पूरे रेवोल्यूशन में, ये 12 आवर कंप्लीट करती है। सो टाइम पीरियड ऑफ आवर हैंड इज 12 आवर। अच्छा, टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड, मिनट हैंड जो होती है एक रेवोल्यूशन में 60 मिनट कवर करती है। कितने मिनट कवर करती है? 60 मिनट कवर करती है। अच्छा, जो सेकंड हैंड होती है वो एक रेवोल्यूशन में 60 सेकंड कवर करती है। ऐसा ही है। तो ये बच्चों हमारे पास इनके टाइम पीरियड्स हैं। थीटा इनके वही है, आवर हैंड, मिनट हैंड या सेकंड हैंड, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन ही कवर करने हैं, ठीक है। इनके जो थीटा है वो आवर हैंड का बेशक है, वो बेशक मिनट हैंड का है, वो बेशक सेकंड हैंड का है। जो एक रेवोल्यूशन का एंगल है वो 2 पाई रेडियन ही है। वो कितना है? 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। ओके, तो बच्चों जब मैं अब यहां पर करना क्या चाहता हूं, मैं कहता हूं यार एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी बतानी है आपने ओवर हैंड की, सारी बात है ओवर हैंड घूम रही है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बताएं। देखें अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, ओवर हैंड की एंगुलर वेलोसिटी बताएं। पहले हम ओवर हैंड की इधर हेडिंग बनाते हैं, ओवर हैंड। लो जी, ओवर हैंड की एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकलेगी? ओवर हैंड की एंगुलर वेलोसिटी निकलेगी थीटा ऑफ ओवर हैंड डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ ओवर हैंड। अच्छा, थीटा कितना है इसका? 2 पाई है। ओवर हैंड का टाइम पीरियड कितना है? 12 आवर। अच्छा, यहां पे यूनिट है रेडियन, नीचे है 12 आवर, तो हमारे पास आंसर आ गया π/6 रेडियन पर आवर। दैट इज अवर आंसर, π/6 रेडियन पर आवर।
सो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड इज π/6 रेडियन पर आवर। मगर हो सकता है वो आपसे रेडियन पर आवर में ना पूछे, तो अगर आपसे आंसर में उसने रेडियन पर आवर नहीं पूछा हुआ, रेडियन पर मिनट पूछा हुआ है, तो आप क्या काम करेंगे, आप 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा π/360 रेडियन पर मिनट। ये ले। और अगर वो आपसे क्वेश्चन में मिनट में भी ना पूछे, वो आपसे क्वेश्चन में पूछे किसमें ले, रेडियन पर सेकंड में अगर वो आपसे आंसर पूछ ले, तो 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। आप 360 को मजीद मल्टीप्लाई करवा दें किससे भला, 60 से, तो 360 को 60 से मल्टीप्लाई करवाते हैं 21600 आता है, 21600। तो अब आपके पास 21600, इसका मतलब है ये एंगुलर वेलोसिटी होगी ओवर हैंड की। तो ये अब 3 फार्मूले याद रखने, ओवर हैंड की एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड में, रेडियन पर मिनट में और रेडियन पर आवर में, यानी इन तीनों यूनिट्स में आपको ये याद होने चाहिए। वो किसी भी यूनिट में आपसे पूछ सकता है, तो आप ये विद इन सेकेंड्स इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई इतनी हाई लेवल की बात नहीं है। आवर हैंड के बाद बच्चों हम चलते हैं मिनट हैंड की तरफ। जो मिनट्स वाली सुई होती है वो क्या कारनामा सर अंजाम देती है, तो बच्चों उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए, मिनट हैंड की एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए 2π डिवाइडेड बाय हम कितने पुट करेंगे, 60 मिनट, ऊपर रेडियन है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा π/30 रेडियन पर मिनट। अच्छा, अब ये रेडियन पर मिनट में आ गया। अब मैं चाहता हूं जी मुझे आंसर चाहिए रेडियन पर सेकंड में, तो रेडियन पर सेकंड में अगर मुझे आंसर चाहिए तो इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो 30 को जब मैं 60 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 30 को 60 से मल्टीप्लाई करवाना है। हाँ जी, 30 को 60 से करवाएं तो हमारे पास ये बन जाएगा π/1800 रेडियन पर मिनट। ये ले, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये रेडियन, सॉरी अब ये आएगा रेडियन पर सेकंड में, रेडियन पर सेकंड में ये आंसर आ गया। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता यार मुझे तो आंसर आवर में चाहिए, किस में चाहिए, आवर में चाहिए, तो लो जी अब मैंने अनोखा पंगा डाल दिया। कोई बात नहीं, आपने घबराना नहीं है, पहली बात तो ये है, आपने अगर आवर में निकालना है तो आप क्या काम करें, ये π/1800, ये वाला कलर नहीं, इस कलर से तो पहले ही हो गया। अच्छा बच्चों, आप क्या काम करें, π/1800 ऐसे ही रहने दें, रेडियन ऐसे ही रहने दें। 1 सेकंड जो होगा 1/60, हाँ जी, 1 सेकंड में कितने, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 ना, तो 1/3600 आवर लिख दें। ये ले, यानी आपने क्या काम किया, 1 सेकंड की जगह पे 1/3600 आवर। भाई 1/3600 सेकंड होता है, तो 1 सेकंड 1/3600, ये 3600 ऊपर चला जाएगा। तो 3600 को जब आप 1800 से डिवाइड करेंगे और साथ में जो ये पाई अपनी जगह पे और ये यूनिट बचेगा रेडियन पर आवर, तो अब आपके पास आंसर कितना आएगा, 2π। तो 2π रेडियन पर आवर, दैट इज योर आंसर। तो अब देखें एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड इन रेडियन पर आवर इतनी है, रेडियन पर सेकंड में वो इतनी है, और रेडियन पर मिनट में वो इतनी है। क्या ख्याल है? जी बच्चों, याद हो जाएगा, ये मुश्किल बातें नहीं है, आसान है, बस थोड़ी सी समझने की बात है। अगर आप चीजों को समझ जाए तो फिर आपके लिए ये मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसी तरह अब हम करते हैं सेकंड हैंड, जो सेकंड्स वाली सुई होती है। तो जो सेकंड्स वाली सुई है बच्चों, उसकी एंगुलर वेलोसिटी हमने अगर कैलकुलेट करनी है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड के लिए 2π रेडियन, और सेकंड हैंड का भी टाइम पीरियड 60 सेकंड होता है। तो आपके पास आंसर आ गया π/30 रेडियन पर सेकंड। ये रेडियन पर सेकंड में आंसर आया। अब आप अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो π/30 इधर ही रहने दें, रेडियन इधर ही रहने दें। 1 सेकंड जो होगा 1/60 मिनट के बराबर होगा। तो ये 0 0 से कट गया, तो ये बन जाएगा 3 से काटे तो आपके पास आंसर बचेगा 2π रेडियन पर मिनट। ये मिनट में आ गया। अगर अब आप चाहते हैं कि नहीं भी मेरे पास तो आंसर आवर में आए, रेडियन पर आवर में चाहते हैं, तो इसी मिनट की जगह पे 1/60 आवर पुट करें, 60 ऊपर चला जाएगा, तो 120π रेडियन पर आवर की बात चली जाएगी, 120π रेडियन पर आवर। तो आपके इस MCQ का आंसर ये बन जाएगा।
तो ये अब तीन ये मतलब तीन वो और तीन ये, 9 एमसीक्यूज तो ये वो हो गए हैं जो आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। और मेरा ख्याल है ये इतने मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ी सी एक टेक्निक की जरूरत है, बस जिसको टाइम पीरियड पता है उसके लिए तो कोई चीज नहीं है, हलवा चीज है। अच्छा, इसके बाद बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं रेशो ऑफ, जरा क्वेश्चन गौर से सुनिएगा, क्वेश्चन है रेशो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड टू द एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड क्या होती है जी। इनकी जो रेशो होती है, रेशो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड टू द एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड। अब मेरी बात सुने, ऐसे एमसीक्यू को कैसे सोल्व करना है। एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड, एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड। हाँ जी, आवर हैंड की एंगुलर स्पीड एक ही यूनिट वाले पुट करने, कोई से भी देखें यूनिट्स, सेम यूनिट्स वाली वैल्यूज पुट करनी है बस। मैं कहता हूं जी आवर हैंड की मैं रेडियन पर आवर वाली ही पुट करता हूं, π/6। तो मिनट हैंड की भी मैं रेडियन पर आवर वाली ही पुट करूंगा, वो कितनी है, रेडियन पर आवर वाली, वो कितनी है 2π। तो अब देखें ये क्या बन गया, π से कट गया और ये बन गया 1/12। तो यहां से हमें पता चला कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड जो होती है 12 गुना आवर हैंड से ज्यादा होती है। इसका मतलब मिनट हैंड की एंगुलर वेलोसिटी, वैसे भी आप देखते हैं मिनट हैंड जल्दी घूम रही होती है ना, तो वो ज्यादा होती है आवर हैंड से 12 गुना। इसी तरह आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था, रेशो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड। फिर आपसे पूछा जा सकता था रेशो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड, सॉरी मिनट हैंड टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड। दोबारा ऊपर जाएं, आवर हैंड का रेडियन पर मिनट में, आप देख लें आवर हैंड का, चले आवर के लिहाज से देखें π/6 था, π/6। सेकंड हैंड का भी रेडियन पर आवर में आंसर कितना है, वो है 120π, 120π। तो ये π से कट गया 1/6 इंटू 120। तो जब आप 6 को ज़रब देते हैं 120 से, तो गलती से आपके पास आंसर कितना आता है, 720 आता है। तो हम यहां से एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड जो होती है वो 720 गुना ज्यादा होती है एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड। अच्छा जी, इसके बाद बच्चों एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड टू द एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड। अब मिनट हैंड की एंगुलर स्पीड रेडियन पर आवर में थी 2π, सेकंड हैंड की थी 120π। अब ये देखें π से कट गया, तो आपके पास आंसर आ गया 1/60। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड होती है वो 60 गुना होती है एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड से। क्या ख्याल है, कोई ऐसा ही है। अब ये रेशोज आ गई है, हाँ अब इन रेशोज के अंदर भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर मैं कहता जी आवर हैंड की एंगुलर वेलोसिटी, अब देखें अगर मैं कहता हूं जी एक क्लॉक है उसके आवर हैंड की एंगुलर वेलोसिटी, आवर हैंड की एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर आवर हो, तो बताएं उसके मिनट हैंड की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। तो आप क्या काम करेंगे, इसी को 10 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 12 से। इसी तरह अगर आपको आवर हैंड की दी हो तो सेकंड हैंड की पूछ सकता है, मिनट हैंड की दी हो तो सेकंड हैंड की पूछ सकता है। यानी अब आपको कोई सी भी वैल्यूज दे के इनमें से, तो वो आपसे किसी भी दूसरे की वैल्यू पूछ सकता है। ये बच्चों आपके पास आवर हैंड, मिनट हैंड, इन सब की बातें आ गई हैं जो कि बहुत आसान सी थी, कोई मुश्किल बातें नहीं थी ये, बस ये चीजें आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अराउंड द सन, क्या क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन ये दिया जाए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अराउंड द सन। तो याद रखें इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अराउंड द सन, वही फार्मूला ओमेगा इज इक्वल टू, एंगल तो 2π रेडियन आएगा, और टाइम पीरियड याद रखिएगा जो अर्थ सूरज के गिर्द घूमती है तो उसका जो टाइम पीरियड होता है 1 साल है पूरा, 1 ईयर।
तो हमारे पास आंसर आ गया 2 पाई रेडियन पर ईयर। ये हमारे पास आंसर है। अब अगर ईयर की जगह पे डेज हो, मिनट्स हो, जो भी हो, तो 1 ईयर से आप उसको डेज में, ठीक है, और उसको मिनट्स में, सेकंड्स में खुद ही कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर वो इतना लंबा पूछेगा नहीं। अगर पूछेगा तो आपकी किस्मत अच्छी होगी। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, तो इसके लिए अब हमारे पास क्या आंसर बनेगा? ओमेगा इज इक्वल टू, ऊपर तो 2 पाई रेडियन ही आएगा ना। अच्छा, नीचे अब आपको पता है कि ये जो अपना जो जमीन स्विच अपना, अब जमीन अपने एक्सिस के गिर्द एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करती है? 1 डे में। किसमें? 1 डे में। अब 1 डे 24 आवर के बराबर होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 24 आवर। तो अब 24 के से आप कट कर देंगे तो आप देख लेंगे इसको सोल्व करके मजीद भी आपके पास ऑप्शन बन सकता है। क्या ख्याल है? लो जी बच्चों, इन तमाम बातों के बाद, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के बाद, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन। इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन में जो इक्वेशंस हैं वो हम कौन कौन सी इस्तेमाल करते हैं? बच्चों देखें, मैं एक साइड पर लीनियर चीजें लिखता हूं, ठीक है, और एक साइड पर मैं एंगुलर चीजें लिखूंगा, तो आपने घबराना है, ठीक है? ओ, घबराना नहीं है। चलो, पहले तो मुझे बताएं, लीनियर मोशन में आप वेलोसिटी को, टाइम को तो हम सेम सिंबल से ज़ाहिर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को आप एस से रिप्रेजेंट करते थे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होगी एक बात। अच्छा, लीनियर मोशन में वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर मोशन में उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन को a से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर मोशन में एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर मोशन में मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर मोशन में l से रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर मोशन में मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर मोशन में इसको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी को हम ट्रांसलेशनल मोशन से रिप्रेजेंट करते थे, जो कि 1/2 mv² होती थी। एंगुलर मोशन में हम इसको रोटेशनल से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1/2, देखें मैस की एंगुलर फॉर्म आई है और वी की एंगुलर फॉर्म आपको ऊपर बता चुका हूं ओमेगा, तो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर बन गया। इसी तरह न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma, लीनियर मोशन में ये था। फोर्स की एंगुलर फॉर्म मैंने ऊपर लिखनी थी, याद नहीं रहा, बट याद रखें, टॉर्क होती है। मैस की आई, एक्सेलरेशन की अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। मोमेंटम p इज इक्वल टू एम वी, इधर p की जगह पे l, m की जगह पे i, v की जगह पे ओमेगा, l इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये बन गया। अच्छा, इसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो यहां पे होगा ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस एल्फा टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, तो यहां पे बनेगी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस 1/2 अल्फा टी का स्क्वायर। ये सारी की सारी एंगुलर मोशन वाली जो इक्वेशंस है, ये मैं लीनियर से इसलिए रिलेट कर रहा हूं क्योंकि हमें फिर पढ़ने में, इनको याद रखने में आसानी हो जाती है। 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, तो यहां पे 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एफ माइनस ओमेगा स्क्वायर आई। ये बन गया। क्या ख्याल? ऐसा ही है। याद रखिएगा, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो होती है ना, इन इक्वेशंस ऑफ मोशन में ये जो अल्फा होता है, इन इक्वेशंस ऑफ मोशन में ये जो अल्फा होता है, ये यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन होगा,
कौन सा होगा? यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन का केस होगा। और दूसरा फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी का चेंज ना हो रहा हो। ये दो कंडीशंस है जिन कंडीशन में ये इक्वेशंस ऑफ मोशन होल्ड करती हैं। इसके बाद बच्चों आप एक और इक्वेशन पढ़ते थे यहां पर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। क्या पढ़ते थे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का फार्मूला था vi प्लस a/2 इंटू 2n-1। इसी तरह यहां पे एंगल टर्न्ड इन nth सेकंड का फार्मूला बन जाता है ओमेगा आई प्लस α/2 इंटू 2n-1। इसके बाद बच्चों हम वर्क का फार्मूला पढ़ते थे F.D, जबकि यहां पर रोटेशनल मोशन में वर्क का फार्मूला बन जाएगा टॉर्क डॉट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पावर का फार्मूला हम पढ़ते थे F.V, यहां पर पावर का फार्मूला बन जाता है टॉर्क डॉट ओमेगा। इसको हम टॉर्क थीटा कोस थीटा भी पढ़ सकते थे, इसको हम यहां पर टॉर्क ओमेगा कोस थीटा भी पढ़ सकते हैं। तो ये तमाम फार्मूलाज आपको अच्छे तरीके से पुत्र क्या होने चाहिए? अब याद होने चाहिए। फिर टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, ये पढ़ते थे। यहां पर टॉर्क इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम आएगा। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। तो इसमें हम फिर जिस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसमें पढ़ते थे कि अगर फोर्स जीरो होगी तो चेंज इन मोमेंटम भी जीरो होगा और मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा। इसी तरह इसमें भी हम पढ़ते हैं कि अगर सिस्टम के ऊपर एक्ट करने वाला टॉर्क जीरो होगा तो चेंज इन मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा और एंगुलर मोमेंटम खुद क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है तो हम ये कहते हैं आई ओमेगा भी कांस्टेंट के बराबर होता है। जब आई ओमेगा कांस्टेंट होता है तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 भी होता है। तो ये एक इक्वेशन है जो कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से डिराइव की जाती है। ये भी आप लोगों को ये इक्वेशन आनी चाहिए। लो बच्चों, इससे अगला टॉपिक सेंट्रीपिटल फोर्स का है, वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मगर अभी कुछ एमसीक्यूज आपसे पूछने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। अगर एक बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी 2i प्लस 3j हो रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, और जो पोजीशन वेक्टर है उसका वो i प्लस 2j हो, ठीक है, ये मीटर में, तो बताएं उसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी। अब देखें हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है v इज इक्वल टू है ओमेगा क्रॉस r। अब ये v कैसे निकालेंगे? डिटर्मिनेंट वाले तरीके से निकालेंगे। ऊपर लिखेंगे i j k। अच्छा, अब क्योंकि ओमेगा पहले, ओमेगा के i की वैल्यू कितनी है अगर आप देखें वो 2 है, j की वैल्यू ओमेगा के j की वैल्यू कितनी है 3, k है ही नहीं है। इसी तरह r वेक्टर के i के साथ 1 है, j के साथ 2 है और k के साथ कुछ भी नहीं है। तो हम पहले तो ये लिख लेंगे। ये तरीका आपको पता है ना, जिसको नहीं पता पुत्र ये अपनी एफएससी में करके आए ना। अब तरीका ये होता है कि आप i j k लिख लें और फिर ओमेगा पहले तो ओमेगा के i j k की वैल्यूज लिख दें, r बाद में तो r के i के साथ 1 है, j के साथ 2 है, ये लिख दें। अब इसको सोल्व करने का फिर नेक्स्ट तरीका क्या था? i लिखें, ठीक है जी। अब जब आप i को लिख रहे हैं तो i वाले कॉलम को, रो को छोड़ दें, बाकी क्या बचता है 3 2 0 0। फिर लगाते हैं माइनस j, क्या लगाते हैं? माइनस j। अब j वाले कॉलम को, रो को छोड़ दें 2 1 0 0। फिर लगाते हैं प्लस k। अब k वाले कॉलम को, रो को छोड़ दें 2 3 1 2, ये बच गया। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं, i यहीं पे रहने दें, 3 इंटू 0 0 माइनस 0 माइनस j में ऐसे ही 0 माइनस 0 प्लस k में 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 कितना बन जाएगा? 3 बन गया। तो आपके पास आंसर आ गया बच्चों 1k। इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी है वो 1k होगी। और अगर उसकी मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वेलोसिटी कितनी आ गई? वेलोसिटी आ गई बच्चों 0i प्लस 0j प्लस 1k और मीटर पर सेकंड। और अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इसकी मैग्नीट्यूड 1 मीटर पर सेकंड होगी। क्या ख्याल?
तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन, मतलब वो अगर पूछेगा तो आपसे ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एक और टाइप का एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। क्वेश्चन सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। इफ अ कांस्टेंट टॉर्क ऑफ 600 न्यूटन पर मीटर, सॉरी न्यूटन मीटर, if a constant torque of 600 newton meter turns a wheel of moment of inertia 100 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दे दिया गया और उसके ऊपर ये कांस्टेंट टॉर्क एक्ट कर रहा है अबाउट एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर, द एंगुलर वेलोसिटी गेन्ड, तो कहता है बताएं एंगुलर वेलोसिटी कितनी गेन होगी 3 सेकंड्स के अंदर अंदर। अगर एक व्हील के ऊपर ये टॉर्क एक्ट कर रहा है और उस व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है तो 3 सेकंड्स में उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। वीडियो को स्टॉप करें और देखें, उसके बाद मेरा आंसर सुनिएगा। देखें, जब हमने ओमेगा निकालना है, अब बेसिकली हमें तो फार्मूला पता है टॉर्क का, क्या फार्मूला है, वो है आई अल्फा। अच्छा, अब हमें यह भी तो पता है कि अल्फा जो होता है ओमेगा ओवर टी होता है, तो यहां से ओमेगा किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा टॉर्क इनटू टाइम डिवाइडेड बाय आई। अब टॉर्क की वैल्यू है 600, टाइम है 3, आई की वैल्यू है 100, तो ये बच्चों हमारे पास 18 और जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, रेडियन पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आंसर बच गया। अब आप देखें ये एमसीक्यू किसी पेपर का ही है, ये कोई इतना मुश्किल एमसीक्यू नहीं था, बहुत आसान सा एमसीक्यू था और मेरा ख्याल है बड़े अच्छे तरीके से इसको सोल्व कर सकते थे। फिर एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देखा गया डिफरेंट पेपर्स के अंदर, जो मैं बता रहा हूं क्वेश्चन देखे हुए। क्वेश्चन ये था कि द ड्राइव शाफ्ट ऑफ अ शिप सप्लाइज अ टॉर्क ऑफ 400 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, टू इट्स प्रोपेलर एट 400 रेवोल्यूशन पर मिनट, डिटरमाइन द पावर डिलीवर्ड बाय द शाफ्ट। यानी क्वेश्चन में आपको टॉर्क भी दे दिया, ओमेगा भी दे दिया, पावर निकालनी। अब जिस बच्चे को तो वो फार्मूला पता है कि पावर का फार्मूला भी मैंने आपको बताया था कि पावर का फार्मूला हम पढ़ते थे ना, P इज इक्वल टू एफ वी, वहां पे एफ वी की जगह पे टॉर्क ओमेगा भी यूज होता है, एफ वी की जगह पे टॉर्क ओमेगा भी इस्तेमाल होता है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो टॉर्क है वो 400 ज़रब 10 की पावर 3 होगा, क्योंकि किलो में है। ओमेगा क्या होगा यहाँ पे, ये बराबर होगा 400, 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये आपने पहले इसको कन्वर्ट करना है। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, वो जो भी आता है अब आप देख लें। वैसे ये क्या बनेगा, अगर आप देखें तो ये बन जाएगा 4 ज़रब 10 की पावर कितना बन जाएगा 5, और ये 0 इससे 1 से काट दें तो ये बन जाएगा। अब देखें ये जो है ना, क्या नाम है, पाई को अगर मैं 3 कंसीडर करूं तो 3 इस 6 से कटेगा जब, तो ये 3 इंटू 2 2 बचेगा, ये 2 2 से काट जाएगा तो हमारे पास सिर्फ 40 बच जाएगा अप्रोक्सीमेटली। अब ये बन जाएगा 16 ज़रब 10 की पावर 6 वाट, तो मैं इसको 16 मेगावाट, राउंड अबाउट 16 मेगावाट बोल सकता हूं। अगर एचपी में कन्वर्ट करें 1 एचपी 746 वाट के बराबर होता है, तो हम यहां से इसको 746 से डिवाइड करके और 10⁻6 को मल्टीप्लाई करवा के तो हम इसको एचपी में भी लेके जा सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है हमारे से क्वेश्चन एचपी में पूछा गया है, ये वाट में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो ये इस टाइप का एमसीक्यू था और ये कोई इतना मुश्किल एमसीक्यू नहीं था। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, कुछ और भी अगर कोई एमसीक्यू नज़र आ जाएगा वो भी करेंगे। इसके अलावा हम कल सेंट्रीपिटल फोर्स और मोशन ऑफ अ बॉडी इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, वर्टिकल सर्कल, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। चैनल का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें पुत्र, ठीक है, अपनी ईमानदारी से, क्योंकि आपके टीचर की भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत है। ठीक है, बहुत दिन रात लगा के ये लेक्चर्स आप लोगों के लिए तैयार किए जाते हैं। एमडी कैट के पास पेपर से ढूंढ ढूंढ के एमसीक्यूज निकाले जाते हैं, फिर आप लोगों के लिए वर्किंग की जाती है। ये बेसिकली 1.5-2 घंटे का लेक्चर जो भी होता है, इसके पीछे 5-6 घंटों की वर्किंग होती है, और उससे पहले कितने साल पढ़ाते हुए हो गए उसकी भी वर्किंग है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।